बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने किया जेडीयू में टूट का दावा। आरजेडी और बीजेपी में जाने को तैयार बैठे हैं नीतीश के एमएलए। मखाना प्रोसेसिंग यूनिट से लाखों कमाने का मौका, सरकार दे रही है सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ। बिहार में 14 से 22 जनवरी तक बीजेपी चलाएगी यह अभियान। सम्राट चौधरी ने 25 लाख युवा वोटर बनाने का दिया टास्क। सावधान, कड़ाके की ठंड, बिहार के कई इलाकों को लेकर के चेतावनी। तापमान का पारा गिरने से रेल हवाई सेवा पर असर। लालू के विधायक के बिगड़े बोल, पीएम मोदी को लेकर के कर दी विवादित टिप्पणी। राम मंदिर का भी लिया नाम। पेट्रोल डीजल की लेटेस्ट कीमतें जारी, जाने आज कितने रुपए लीटर बिक रहा है तेल। सेंट्रल बैंक में 10वीं पास के लिए बम्पर वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई, 90 मिनट की परीक्षा से होगा चयन। बिहार में पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश, आधी रात थाने में लगाई आग, सीसीटीवी में दिखा। बिहार के स्कूलों की बदल गई टाइमिंग, अब इतने बजे विद्यालय आएंगे छात्र, जाने शिक्षकों को कब पहुंचाना होगा स्कूल। मंदिर गुलामी का रास्ता, बिहार के शिक्षा मंत्री के फिर बिगड़े बोल। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मोहर, खेल विभाग का हुआ गठन, जनता के हित में सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पढ़ते पढ़ते क्लासरूम में बेहोश हुई स्टूडेंट, स्कूल में मच गई अफरा तफरी। बिहार सरकार की महिला मंत्री ने चढ़ाया सियासी पारा, अक्षत वितरण पर उठाए सवाल। बिहार में मत्स्य पालन को मिलेगा बढ़ावा, नीतीश सरकार दे रही है 50% अनुदान, ऐसे मिलेगा योजना का लाभ। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि नए साल में बिहार के लोगों को ठंड के प्रचंड रूप का सामना करना पड़ सकता है। बारिश हो जाने के बाद कई इलाकों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल कुछ दिनों के लिए बारिश से राहत है, लेकिन कुहासे और ठंड से बिल्कुल भी राहत मिलने का कोई भी अनुमान नहीं है। जबकि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने के आसार हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र से मिल रही जानकारी के मुताबिक आज सुबह से ही राज्य के दक्षिण उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भागों में घना कोहरा, जबकि शेष भाग में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया हुआ है। या आज की तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही पटना और आसपास के न्यूनतम तापमान में एक बार फिर से वृद्धि दिखी जा रही है। रविवार को शहर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि धूप नहीं निकलने के कारण अधिकतम तापमान में कोई भी वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। दोस्तों बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोग हलकान हैं। कुछ जिलों का पारा तो उम्मीद से ज्यादा ही गिर गया है। ऐसे में इस ठंड का सबसे अधिक प्रभाव स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। ठंड में उनका हाल बेहाल है। बच्चे स्कूल जाने से झिझक रहे हैं, अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। कोहरे और ठंडे मौसम के कारण लोगों ने बेवजह घरों से निकलना भी बंद कर दिया है। इस कारण से पटना समेत बिहार के कई जिलों में स्कूल के समय में बदलाव किया है। जब सोमवार को पटना के डीएम चंद्रशेखर के आदेश पर स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर जिले में ठंड के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव करने का आदेश दिया है। जारी आदेश के मुताबिक विद्यालय का संचालन अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होगा। ठंड को देखते हुए डीएम का यह आदेश 13 जनवरी तक लागू रहेगा। वहीं पर मुंगेर सह भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त ने शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा जिले के सरकारी स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव करने का निर्देश दिया है। विद्यालय संचालन के लिए निर्धारित नई
नई समय सारणी के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षण अवधि सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक होगी। मंदिर गुलामी का रास्ता है, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर ने ये बातें कही है। जी हम आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री और लालू प्रसाद यादव की पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर गुलामी का रास्ता है जबकि शिक्षा प्रकाश का मार्ग है। फतेह बहादुर के बयान का समर्थन करते हुए मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि उन्होंने अपनी नहीं बल्कि हमारी मां सावित्रीबाई फुले की बात को दोहराया है। आपको बता दें कि हाल ही में आरजेडी की विधायक फतेह बहादुर सिंह ने सरस्वती को लेकर की विवादित बयान दिया था। जब फतेह बहादुर ने इससे पहले दुर्गा पर भी विवादित बयान दिया था जिसका खूब विरोध हुआ था। जब बिहार के शिक्षा मंत्री और विवादित बयानों को लेकर के चर्चा में रहने वाले चंद्रशेखर ने एक बार फिर से चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर का रास्ता गुलामी का होता है जबकि शिक्षा प्रकाश का रास्ता है। लेकिन उसके बाद एक और मंत्री यानी कि प्रोफेसर जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर, उन्होंने रोहतास के डेयरी में एक कार्यक्रम को शिरकत करने पहुंचे थे। इस समारोह में उन्होंने मंदिर को लेकर की विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने फतेह बहादुर के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि मंदिर गुलामी का रास्ता होता है। दोस्तों, बिहार के सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस मीटिंग में बिहार सरकार ने जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं जिन्हें काफ़ी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खेल विभाग का गठन किया है। खेल प्राधिकरण और फिर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी सहित तमाम गतिविधियां इसके अंतर्गत आएगी। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग के मानदेय की बढ़ोतरी करने के निर्णय पर कैबिनेट की मोहर लगी है। आपको बता दें कि 6 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया जाएगा। जब मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना के तहत उत्कृष्ट यानी कि अच्छे खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरण करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि जल्द ही बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया जाएगा जिससे खेल के क्षेत्र में बेहतर काम हो सकेगा। दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई के महासचिव डी राजा मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग पहुंचे जहां वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। जी हां, जानकारी के मुताबिक डी राजा सीट शेयरिंग के मसले पर सीएम नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करने के लिए आए हैं। आपको बता दूं कि सीट बंटवारे को लेकर के सीएम नीतीश कुमार और डी राजा की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के सिर फुटबॉल जारी है। इंडिया गठबंधन में ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है लेकिन समस्याओं का अब तक समाधान नहीं हो पाया है। जहां अब तक 4 बैठकें हो चुकी है लेकिन अब तक कोई भी फॉर्मूला तय नहीं हो सका है। वहीं पर कांग्रेस की मांग है कि सीट बंटवारे राष्ट्रीय स्तर पर हो लेकिन जेडीयू ने अपनी लाइन स्पष्ट कर दी है। जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस सीट के लिए आरजेडी से बात करें, यानी कि बिहार में कांग्रेस को सीट के लिए लालू प्रसाद की तरफ देखना पड़ेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 11 सीटों की डिमांड कर रही है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लेकिन मात्र किशनगंज की सीट पर जीत नसीब हुई थी। कांग्रेस जिन सीटों पर दूसरे पोजीशन पर रही थी वे उनकी ताकतवर सीट है। दोस्तों, बात करेंगे कि केंद्रीय मंत्री सह भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने सनातन धर्म और फिर उसके प्रतीकों पर विपक्षी नेताओं की टीका टिप्पणी और फिर उनके रुख को लेकर के जुबानी हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव के मंत्री ने पहले ही रामायण के पन्ने फाड़े हैं और फिर गाली दी है। यह अखिलेश यादव के महामंत्री ने भी रामायण को गाली दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि घमंडिया गठबंधन ने सोच लिया है कि हिंदुओं और फिर सनातन को अपमानित करना है। तमिलनाडु में स्टालिन की बेटी और उनकी पूरी टीम ने सनातन को गाली दी है लेकिन कांग्रेस सहित नीतीश और लालू भी मुंह पर चाबी लगा करके चुप रहे। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मंदिर की जगह पर ही अस्पताल बनाएंगे। उनके मंत्री मंदिर को गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं। छी है ऐसे लोगों पर और फिर ऐसे लोगों को डूब मर करके मर जाना चाहिए। जब भारत की ताकत सनातन है, हम सनातनी हिंदू अध्यात्म की वजह से ही हमें वाल्मीकि, सबरी और फिर ऐसे ऐसे संत मिले हैं जिन्होंने भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि मुसलमान को खुश करने के लिए ये लोग ऐसी बातें बोलते हैं लेकिन इसका खामियाजा उनके पूरे गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। हम लोग तलवार लेकर के लड़ाई नहीं लड़ते हैं और फिर आने वाले दिनों के चुनाव में भारत के हिंदू और फिर सनातनी तेजस्वी यादव की जुबान बंद कर देंगे। दोस्तों, बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर पढ़ते पढ़ते क्लासरूम में स्टूडेंट बेहोश हो गई।
जहां इसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दूं कि अभी बिहार में भीषण ठंड चल रही है, जहां बिहार में चारों तरफ घना कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। इस बीच नौनिहाल ठंड में स्कूल जाने को मजबूर हैं। बच्चों के अभिभावक भी डरे हुए हैं कि आखिर इतनी ठंड में बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। वहीं 3 दिन तक स्कूल नहीं जाने पर बच्चों के नाम काट दिए जा रहे हैं। ऐसे में अब एक ऐसा ही मामला बिहार के बेगूसराय से निकल कर के सामने आया है, जहां पढ़ते पढ़ते क्लासरूम में 2 बच्चे बेहोश हो गए। या इसके बाद स्कूल में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। दरअसल बेगूसराय में ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है, जब सोमवार को अत्यधिक ठंड के कारण बरौनी प्रखंड के मध्य विद्यालय बथनाहा में 2 छात्रों के बेहोश होने के से अफरा तफरी मच गई। या इसके बाद स्कूल प्रशासन की तरफ से इस मामले की सूचना बच्चे के परिवार वालों को दिया गया। इसके बाद उन्हें इस मामले की सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि सोमवार को निर्धारित समय पर विद्यालय खुलने के बाद सभी बच्चे पहुंचे तथा प्रार्थना के बाद अपने अपने वर्ग यानी कि कक्षा में चले गए। इसी दौरान 6 वर्ग की छात्रा ममता कुमारी एवं वर्ग 8 की वर्षा कुमारी बेहोश हो गई। जहां दोनों छात्राओं के बेहोश होने के बाद विद्यालय में हरकंप मच गया। आनंद फानन में प्रधान अध्यापक किशोर कुमार ने दोनों के परिवार वालों को सूचना दी। इसके बाद परिवार वाले दोनों को अपने घर पर ले गए। इसके अलावा विद्यालय छात्रों के परेशान होने की सूचना मिल रही है। दोस्तों, बिहार में बयानों को लेकर के सियासी पारा गर्म है, जहां कोई राम मंदिर पर बयान दे रहा है तो कोई बीजेपी को आड़े हाथों ले रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। जहां चंद्रशेखर के बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर गुलामी का रास्ता है, इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरी समझ में ये है कि ऐसे बयान से बचना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हर धर्म के प्रति सम्मान रखना चाहिए, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अजय यादव ने कहा कि बीजेपी अयोध्या में बम विस्फोट करा सकती है, तो इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस नाथुराम गोडसे की पार्टी है, कुछ भी करा सकती है। जब बीजेपी पर हमला करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि जब इन लोगों ने महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा तो फिर देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बिहार की जनता, पूरे देश की जनता इन लोगों को देख रही है। जब इस सवाल पर राम मंदिर का मसला 2024 के चुनाव में मुद्दा बनेगा, तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि बीजेपी के पास कोई दूसरा मुद्दा अभी नहीं है। दोस्तों, बिहार सरकार की महिला मंत्री ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने अक्षत वितरण पर भी सवाल उठा दिया है। आपको बता दूं कि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा यानी कि राम मंदिर कार्यक्रम होने जा रहा है। यह देश भर में अयोध्या में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर के धूम है। दूर दूर से लोग समारोह में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के सियासी बयानबाजी भी जारी है। जब बिहार सरकार के मंत्री के कथित तौर पर विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार की महिला मंत्री अनिता देवी के बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। जब महिला मंत्री अनिता देवी ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अक्षत वितरण पर सवालिया निशान लगाया है। जब महिला मंत्री अनिता देवी ने कहा है कि अक्षत बांटने के नाम पर घर घर में गरीबों का शोषण किया जा रहा है। आज गरीबों के घर में अक्षत देने के बजाय हिंदू संविधान की कॉपी देनी चाहिए। इससे गरीब और फिर पिछड़े लोग अपने हक को जानेंगे और फिर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। अनिता देवी ने कहा है कि देश भर में 22 जनवरी को भगवान राम के आने पर प्रचार किया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जमीन पर इससे पहले कभी भगवान राम आए ही नहीं थे, जब पहली बार 22 जनवरी को भगवान राम आ रहे हैं। महिला मंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर अक्षत बांटने को पाखंड बताते हुए कहा कि इसकी जगह पर संविधान की कॉपी का वितरण होना चाहिए था। अक्षत वितरण के नाम पर गरीबों का शोषण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले डिहरी से राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह द्वारा आयोजित समारोह में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी तल्ख बयानबाजी की थी। उसके बाद फिर महिला मंत्री ने भी अब ये बयान दे दिया है। जब बिहार की सियासत में अब यही मुद्दा चल रहा है। दोस्तों, मत्स्य पालन के लिए नया तालाब खुदवाने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को भी 50% तक अनुदान दिया जाएगा। जहां एक किसान 2 हेक्टेयर में नया तालाब खुदवाने पर अधिकतम 7 लाख रुपए तक का मत्स्य विभाग अनुदान देगा। जो आपको बता दें कि नया तालाब खुदवाने वाले SC ST वर्ग के किसानों को 70% तक अनुदान दिया जाएगा। जहां इसके साथ ही चयनित किसानों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देने के लिए विभाग उन्हें बाहर भी भेजेगा। जब मत्स्य विभाग ने बताया है कि इस योजना का लाभ पाने के लिए बस किसानों को जिला मत्स्य पालन विभाग को आवेदन देना होगा। या आवेदन मिलने के बाद विभागीय पदाधिकारी मौके पर जाकर की जमीन के रकबा की जांच करेंगे। अगर सब कुछ सही मिला तो फिर आवेदन को चयन करके अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि 8 नदियों वाला ये जिला मत्स्य पालन में सूबे में अपना एक अलग
स्थान रखता है। मत्स्य पालन इस जिले में आय एक बड़ा साधन है, जहाँ सरकार भी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। अब इन योजनाओं में एक और केंद्र प्रायोजित योजना को जोड़ दिया गया है ताकि मत्स्य पालन की ओर किसानों को बढ़ावा दिया जा सके। नई योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को तालाब खोदने के लिए 90% तक अनुदान दिया जाएगा। जब पिछड़े वर्ग के वैसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है वे जमीन लीज पर लेकर के तालाब का निर्माण करा सकते हैं। इसके लिए जमीन का कम से कम 9 साल का एग्रीमेंट जरूरी होगा। दोस्तों, सपनों को पूरा करने का इरादा जब मजबूत होता है तो फिर सफलता आपके कदम चूम कर ही रहती है। जहाँ ये लाइन बिहार की बेटी टीनू सिंह पर एकदम फिट बैठती है। आपको बता दूं कि टीनू का बचपन से ही एक ही सपना है कि उन्हें एक सरकारी अफसर बनना है। टीनू सिंह ने अपनी कड़ी मेहनत से एक नहीं बल्कि 5 परीक्षाओं को क्वालिफाई कर लिया है और क्वालिफाई करके इतिहास बना दिया है। जहाँ बिहार के इस लड़की के पास 5 दिन में घर बैठे 5 जॉब के ऑफर आ गए हैं। यह भारत में सरकारी नौकरी पाना कोई भी आसान काम नहीं होता है, लेकिन टीनू ने ये कर दिखाया है। आपको बता दें कि मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें सबसे पहले 22 दिसंबर को डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ऑफर आया। इसके बाद 23 दिसंबर को बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC के कॉम्बिनेट ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी कि CGL में असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर यानी कि ASO के पद पर चुन लिया गया। वहीं पर 25 दिसंबर को BPSC 6 से 8वीं तक के शिक्षक के पद पर चयनित हुई। वहीं पर 26 दिसंबर को BPSC 9वीं और फिर 11वीं के शिक्षक के लिए चयन हुआ। आपको बता दूं कि टीनू बिहार के जमुई की रहने वाली है, जहाँ उनके पिता मुन्ना सिंह CRPF में सब इंस्पेक्टर है, जहाँ उनकी माता का नाम पिंकी सिंह है जो कि एक गृहिणी है। इंटरव्यू के दौरान टीनू ने बताया था कि उनकी माता का सिलेक्शन सरकारी शिक्षक के लिए हो गया था, लेकिन किसी कारण की वजह से उनके माता ने वहां ज्वाइन नहीं किया था। टीनू सिंह को हाल ही में 5 सरकारी नौकरियों का ऑफर आया है, जिसमें से उन्होंने सहायक प्रशासक पदाधिकारी की पोस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि अभी भी टीनू ने अपने सपने पर रोक नहीं लगाई है। उनका अभी भी सपना है कि वो एक IAS अफसर बने। वे अपने सपने को पूरा करने के लिए और मेहनत करेगी और फिर एक दिन IAS ऑफिसर जरूर बनेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मध्यम वर्गीय लोगों को बीते दिनों अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में बड़ी सौगात दी है। जहां अयोध्या से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद अमृत भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है। इस ट्रेन से सफर करने वाले मुसाफिरों को रेल मंत्रालय की तरफ से अब एक ऐसी सौगात दी गई है जिससे मध्यम वर्गीय यात्रियों के लिए ये ट्रेन वाकई अमृत साबित होगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं अमृत भारत ट्रेन के यात्रियों के मिलने वाली खास छूट की। जी हाँ, ये ट्रेन सही है कि अमृत भारत एक्सप्रेस की टिकट को दूसरी एक्सप्रेस ट्रेनों के मुकाबले न केवल सस्ता रखता है बल्कि एक नई छूट भी दी गई है। आप जब भी देश के किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं तो फिर आपको सुपरफास्ट चार्जिंग के तौर पर 30 से 45 रुपए तक का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन अब जब आप अमृत भारत एक्सप्रेस में सफर करेंगे तो फिर आपको सुपरफास्ट चार्जिंग के तौर पर कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। उदाहरण के तौर पर जब बात करें कि दिल्ली के आनंद विहार से दरभंगा के बीच शुरू हुई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किराया 600 रुपये है। इस किराए में बेस फेयर के तौर पर 580 रुपये और फिर रिजर्वेशन चार्जेस के तौर पर 20 रुपये शामिल है। जब वही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली दरभंगा SF स्पेशल की बात करें तो फिर इसका किराया 715 रुपये है। जब इसमें 665 रुपये का बेस फेयर, 20 रिजर्वेशन चार्ज, 30 रुपये सुपरफास्ट चार्जिंग के तौर पर शामिल है। दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कई तरह के सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि अभी तक बहुत ऐसे विद्यालय हैं, स्कूल है जहां पर शिक्षा की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाई है। ऐसा ही विद्यालय दरभंगा जिले के हनुमान नगर प्रखंड में है। इस स्कूल का निर्माण हुए 17 साल बीत चुका है, लेकिन ना तो विद्यालय के लिए जमीन है और न ही भवन है। विद्यालय सेवानिवृत्त यानी कि विद्यालय रिटायर्ड शिक्षक के दरवाजे पर एक झोपड़ी में चलता है, जहाँ कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ मध्याह्न भोजन बनाते हैं। हालांकि 93 नामांकित बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने 6 शिक्षिकाओं को बहाल रखा है, लेकिन जिसमें से BPSC से नियुक्त 3 शिक्षिका है। ऐसे बदहाल स्थिति में विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना बेईमानी है। दरअसल हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र की नियाम छतरी पंचायत के
उचली गांव स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का स्थापना साल 2006 में हुआ था। जहां स्थापना के 17 साल बाद भी विद्यालय को अपनी जमीन और फिर अपना भवन नसीब नहीं हो पाया है। गांव के एक रिटायर्ड शिक्षक के दरवाजे यानी कि फूस घर में स्कूल का संचालन हो रहा है। इस स्कूल में 93 बच्चे नामांकित हैं, जब बच्चों की उपस्थिति 50% से ऊपर रहती है। इसी झोपड़ी में लकड़ी की चूल्हा पर एमडीएम भी बनाया जाता है। मध्याह्न भोजन के चूल्हों का धुआं हो या फिर जारा, गर्मी या बरसात, हर परिस्थिति को झेलते हुए इस स्कूल के बच्चे बोरा पर बैठ करके पढ़ने को मजबूर हैं। दोस्तों, नौकरी देने के नाम पर ठगी मामले में अपने को कांग्रेस का नेता बताने वाले संजीव कुमार सिंह को भागलपुर की नवगछिया पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जहां नौकरी के नाम पर ठगी के केस में तथाकथित कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह को नवगछिया पुलिस ने दिल्ली में तलाश करके उसे पकड़ा है और फिर द्वारका कोर्ट से 72 घंटे का ट्रांजिट रिमांड हासिल करके उसे बिहार लेकर के आ रही है। जिस नेता को बिहार पुलिस ने दिल्ली की उत्तम नगर इलाके से गिरफ्तार किया है, वह खुद को कांग्रेस का बड़ा नेता बताता है और फिर उसका अपना दफ्तर दिल्ली के कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय 24 अकबर रोड में है। ये शख्स आगामी चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बताता है। जब सूत्रों के मुताबिक ये शख्स पहले बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी गंभीर आरोप लगा चुका है। अब इस शख्स को बिहार पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख के ठगी करने के केस में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है कि अब बिहार के हर जिले में महाराणा प्रताप भवन बनेगा। इसके साथ ही 20 निर्धन बेटियों की शादी कराई जाएगी। महाराणा फाउंडेशन की ओर से आयोजित क्षत्रिय आह्वान रैली में विधान पार्षद संजय सिंह ने समाज की उपलब्धियों को गिनाया है। उन्होंने कहा है कि फाउंडेशन आने वाले दिनों में समाज के मेधावी छात्र की पढ़ाई के साथ अगर किसी का आकस्मिक निधन होता है तो फिर उसके परिवार को आर्थिक मदद देगा। उन्होंने कहा है कि बिहार के हर जिले में रैली हो रही है। 28 जनवरी को स्वाभिमान दिवस महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पटना के मिलर हाई स्कूल में रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आमंत्रण देते हुए कहा कि पूरे जिले से समाज की बेहतर भागीदारी हो, हर गाँव से समाज के लोग पटना आए, इसके लिए मंच से उन्होंने आमंत्रण दिया है। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और फिर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो फिर ये खबर आपके बड़े ही काम की है। जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सफाई कर्मचारी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कुल 484 पदों पर भर्तियां होगी। इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाना होगा। यह सफाई कर्मचारी के पद पर निकली इस वैकेंसी में आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर 2023 को शुरू हुई थी। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 9 जनवरी 2024 तक का समय है। ऐसे में आवेदन प्रक्रिया जल्द बंद होने वाली है। जो उम्मीदवार जल्द से जल्द इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर लें। सेंट्रल बैंक की इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाएं। इस वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद सीबीआई सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ रिक्वायरमेंट 2023 के लिंक पर जाना होगा। अगले पेज पर मांगी गई डिटेल से रजिस्ट्रेशन आप कर लें। रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दूं कि आवेदन प्रक्रिया फीस जमा करने के बाद ही पूरी होगी। आवेदन होने के बाद प्रिंट जरूर आप ले लें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका चयन कैसे होगा। मेन तो चयन है ना। आपको बता दूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी इस वैकेंसी में योग्य उम्मीदवार का सिलेक्शन लिखित परीक्षा और फिर लैंग्वेज टेस्ट से होगा। इसमें सबसे पहले 17 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए कुल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और फिर रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को लोकल लैंग्वेज टेस्ट में शामिल होना होगा। ये टेस्ट कुल 30 अंकों के लिए होगा। जब बिहार, यूपी और झारखंड में पोस्टिंग के लिए हिंदी और इंग्लिश भाषा की जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून लागू करके सरकार भले ही खुद अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन शराबबंदी कानून के बाद अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री बढ़ने की बात भी कही जा रही है। जब वैसे शराबबंदी कानून कितनी सफल है, इसका संकेत इसी से लगता है कि विपक्षी इसका असफलता को लेकर के बराबर आरोप लगाता रहा है। जब कहा जा रहा है कि नशे की पुड़िया शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव तक पहुँच रही है। ऐसा नहीं कि पुलिस इसे लेकर के सजग नहीं है, लेकिन इसके कोरियर के रूप में महिलाओं और फिर बच्चों की संलिप्तता से पुलिस की परेशानी बढ़ जाती है। दरअसल नशे के इस अंधे कुएं में ऐसे लोग भी पहुंच जा रहे हैं जो गांवों से कुछ करने की तमन्ना लेकर के राजधानी पटना पहुंचे थे। जब पटना के नशा मुक्ति केंद्र में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिसे ना चाहते हुए भी इसमें धकेला गया है। जब एक बार इसका लत लग जाए
तो फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। जब नशा मुक्ति केंद्र में ऐसे कई शिकार मिल जाएंगे जिसकी आयु 14 से 18 साल के बीच है। एक छात्र के रूप में कोरियर बनने पहुंचा 15 वर्षीय छात्रा ने शुरू में तो सिगरेट के कस लगाने से शुरुआत की, फिर इसी सिगरेट में गांजा की लत लग गई। इसी दौरान कई दोस्त बन गए और फिर स्मैक की पुड़िया इसके हाथों तक पहुंचने लगी। जब तक परिवार वालों को पता चलता तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये कोई एक छात्र की ऐसी कहानी नहीं है, बल्कि कई लड़कियां भी ऐसे गिरोह के चंगुल में फंस चुकी है। बताया जाता है कि गांव गली नशे के धंधेबाजों ने अब इसमें महिलाओं को भी शामिल कर लिया है। ऐसे अधिकांश महिलाएं झोपड़ी पट्टी और फिर मलिन बस्तियों में रहती है, जहाँ इन बस्तियों में नशे का बाजार लगता है। दोस्तों, बिहार के बक्सर जिले में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल में बक्सर जिले के लोगों की किस्मत बदलने वाली है। जहाँ इस साल बक्सर जिले को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ दिया जाएगा, जिससे लोगों का आवागमन बेहतर होगा। जहाँ वहीं बक्सर के डुमराव में मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का निर्माण भी शुरू हो चुका है। जहाँ डुमराव के हरियाणा फार्म में स्थित 25 एकड़ प्रस्तावित भूखंड पर 515 करोड़ की लागत से L&T कंपनी के माध्यम से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दूं कि इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण होने से बक्सर जिला के साथ साथ डुमराव के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को फायदा होगा। जैसे साथ ही साथ स्थानीय युवा युवतियों को यानी कि लड़का लड़कियों को मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई के लिए उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वही आंशिक तौर पर यहाँ 150 बेड का अस्पताल होगा। जैसे साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक साल 100 छात्र छात्राओं की दाखिला लिया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। बहुत जल्द इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा किया जाएगा। दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जब बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये खबर है। आपको बता दूं कि ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के जिन उपभोक्ताओं ने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के कई जिलों में बिजली बकायेदारों के विरुद्ध बिजली कंपनियां सख्त कार्रवाई की योजना बना रही है। इसके लिए छोटे बड़े बिजली बिल बकायेदारों का लिस्ट भी तैयार कर लिया गया है। जल्द ही कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 1 लाख से अधिक बिजली बिल दबा करके रखने वाले उपभोक्ताओं की सूची अलग से तैयार की गई है। दरअसल बिजली कंपनी के द्वारा शहर में जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही जिले के अलग अलग इलाकों में जांच अभियान चलाया जाएगा और फिर बिजली बिल जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई करते हुए कनेक्शन काट दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के किसानों को कई तरह की खेती करने के लिए बम्पर सब्सिडी दे रही है। जब बिहार के किसान इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति अंतर्गत मखाना प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए सरकार 15 से 25% तक की सब्सिडी दे रही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए इकाई लागत प्रति हेक्टेयर रुपये 1,25,000 में से 40% की सब्सिडी मिलती है। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को 80% तक की सब्सिडी मिल रही है। इसका लाभ लेने के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में गेंदा फूल की खेती के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 75% अनुदान मिलेगा, यानी कि 75% अनुदान का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान इसका भी लाभ ले सकते हैं। वहीं पर गन्ना फसल में सिंचाई करने के लिए ड्रिप पद्धति अपनाने के लिए सरकार के द्वारा किसानों को 80% तक की सब्सिडी दे रही है। अगर आप किसान हैं तो आप इन योजनाओं का लाभ आराम से उठा सकते हैं। दोस्तों, बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, जहां आधी रात थाने में आग लगा दी गई है। आपको बता दें कि दरभंगा के मोरो थाना को कुछ असामाजिक तत्वों ने रविवार की रात आग लगा दिया, जब पुलिस वालों को थाने के अंदर ही जलाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिसकर्मियों की सजगता के कारण समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया। असामाजिक तत्वों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक भी दिखा है। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक डब्बे से कुछ ज्वलनशील पदार्थ छिड़कता हुआ नजर आ रहा है। इसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर छिड़क करके आग लगाने के प्रयास क्यों किया गया। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी सागर कुमार ने मौके पर पहुंच करके पूरे मामले की जांच की है। जब थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का अवलोकन किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में एक असामाजिक तत्वों की तस्वीर कैद की गई है, उसका सत्यापन किया जा रहा है। बहुत जल्द पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। दोस्तों, विपक्षी एकता के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस संयोजक क्यों नहीं बना रही है। दरअसल इसे समझने के लिए अप्रैल 2022 में दिए गए कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश के उस बयान पर गौर करना होगा। जयराम रमेश ने कहा था कि विपक्षी एकता का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस कमजोर हो जाए। हमारे सहयोगियों को ये समझना चाहिए कि एक मजबूत कांग्रेस ही विपक्षी एकता का स्तंभ होगी। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी संयोजक
बनाने के सवाल पर चुटकी लेने लगे। वही सवाल पर कहने लगे कि शायद ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। आपको बता दें कि सियासी गलियारों की चर्चा के मुताबिक नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने में कांग्रेस या फिर किसी अन्य दल को कोई ऐतराज नहीं है। जब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ही उनकी राह में रोड़ा बनी हुई है। जब ममता बनर्जी को गांधी परिवार से पुराने खुन्नस है, बंगाल में कांग्रेस को वे बीजेपी के समान अपना दुश्मन मानती है। उन्होंने पहले कांग्रेस रहित विपक्ष की अवधारणा बनी थी, जिस पर शरद पवार की आपत्ति के कारण अमल नहीं हो सका। अलायंस की चौथी बैठक में पीएम कैंडिडेट के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करके ममता बनर्जी ने राहुल या फिर गांधी परिवार की आशंका लगाई है। वहीं पर नीतीश कुमार के कांग्रेस से नज़दीकी की सजा भी उन्हें ये कह करके दे दी गई है कि संयोजक की ज़रूरत नहीं है। यही वजह रही है कि नीतीश कुमार की नाराज़गी की खबरें मीडिया में आने पर उद्धव ठाकरे ने नीतीश कुमार के बाद सीधे ममता से बात करने की पहल की है। जब नीतीश कुमार को सब कुछ मालूम है, यही वजह है कि अपने बूते हरियाणा, झारखंड और फिर उत्तर प्रदेश में रैली की घोषणा करने वाले नीतीश कुमार वाम मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होने कोलकाता जाने की सहमति दे चुके हैं। यह नीतीश कुमार 17 जनवरी को पूर्व सीएम ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर आयोजित सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बोर्ड लगे स्कॉर्पियो पर भारी मात्रा में विदेशी शराब मिला है, जिसमें 4 तस्कर धराए भी गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में साल 2016 में पूर्ण शराबबंदी है। यह सरकार दावा कर रही है कि शराबबंदी सफल है, इसके बावजूद भी बिहार में शराब की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। जब पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं शराब तस्करी को रोकने में सफल साबित होता नहीं दिख रहा है। उत्पाद विभाग और फिर पुलिस शराब के धंधेबाजों पर लगाम कस रही है। इसी क्रम में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा की गई कार्रवाई में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बोर्ड लगे स्कॉर्पियो से शराब मिला है। जब टीम ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है, वहीं पर 4 तस्करों को भी उत्पाद विभाग की टीम ने धर दबोचा है। ये कार्रवाई NH 139 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चतरा के पास की गई है। कार्रवाई में जब उन वाहनों की जाँच की गई तो फिर उस पर कुल 63 कार्टून विदेशी शराब मिला है, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त कर लिया है। जब वही पकड़े गए 4 तस्करों से उत्पाद विभाग के अधिकारी फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं और फिर जब्त किए गए शराब और कीमतों का आकलन किया जा रहा है और फिर आगे की कार्रवाई करते हुए सभी शराब तस्करों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत ऐसी है कि समय समय के अनुसार वे अपना रंग बदलते रहते हैं। जी हाँ, आज जो परिस्थिति उनके सामने आई है, मैं ऐसा समझता हूँ कि आज उनका ना राजद में कोई पैठ है और ना ही NDA में। अब वो सोच रहे हैं कि वे करे तो आखिर करे क्या। जीतन राम मांझी ने कहा कि अभी हाल ही में मैंने सुना है कि नीतीश कुमार दिल्ली में डिप्टी CM से मुलाकात करने गए थे, मगर वे नीतीश कुमार से नहीं मिले। अब ऐसी परिस्थिति किसी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ हो जाए तो फिर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। 14 जनवरी के बाद, खरमास के बाद बिहार में कुछ भी हो सकता है और फिर इसका पता आपको बहुत जल्द चलेगा। वहीं पर भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से ये बात पूछने पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा कि नीतीश कुमार 14 जनवरी के बाद कुछ बदलाव कर सकते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अपना देखें, वे दूसरों का भविष्य ना दिखाएं। जीतन राम मांझी ने ऐसा क्यों कहा, ये मांझी जी जाने या फिर नीतीश कुमार जाने। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाज़ा हमेशा के लिए चारों तरफ से बंद हो गया है। कहीं से भी उसको एंटर होने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अस्पताल बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन होता कहाँ कुछ है। आपको बता दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन की सरकार बिहार को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अस्पताल बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अस्पताल है उनकी हालात देखिए, बद से बदतर हो चुकी है। उसे सुधारने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। बिहार को बदलने की जरूरत है। विकसित बिहार के निर्माण करने में हम लोगों ने कई साल सपना देखा है। आप सबका साथ रहा तो फिर बिहार को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों और फिर युवा बिहार को विकसित देखना चाहता है। आज बिहार की युवा
दूसरे राज्य में शिक्षा और रोजगार के लिए जाता है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे राज्य पिछड़ा है। उन्होंने कहा है कि जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो फिर विकास के बारे में उस जगह के बारे में बोलते हैं कि मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, बुलेट ट्रेन जैसे बड़े बड़े थिएटर लगाने की बात करते हैं और हम लोग विकास की बात करते हैं। महागठबंधन की सरकार पिछले 2 दशक से बिहार के नेतृत्व कर रही है, लेकिन जब बिहार में विकास की बात करें तो फिर बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, बेरोजगारी के लिए रोजगार नहीं दिया जाता है। जब बिहार के युवा जब दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाते हैं तो फिर उन्हें गाली देकर के उनके साथ मारपीट किया जाता है, साथ ही उन्हें भगाया जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले बिहार के लोग गन्ने की खेती करके चीनी मिल में ले जाकर के बेचता था, जिससे रोजगार और फिर गरीब लोगों का घर चलता था। पर बिहार में जितने भी चीनी मिल थे, सभी चीनी मिल को बंद कराने में सीएम नीतीश कुमार का ही हाथ है। उन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी सरकार बिहार के लोगों और फिर युवाओं को नहीं चाहिए जो कि उनके लिए बेहतर कार्य नहीं कर सकती है। दोस्तों, अगर आप अपने ज़मीन की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक कर लिए हैं और फिर मोबाइल नंबर से उसे जुड़वा दिए हैं तो फिर ठीक है, वरना 1 महीने के अंदर अगर अपने ज़मीन की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराए हैं और फिर उसे मोबाइल नंबर से नहीं जोड़ पाए हैं तो फिर आपका जमाबंदी को अंचल कार्यालय द्वारा लॉक कर दिया जाएगा। इसीलिए सभी जल्द ही अपने ज़मीन की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करवा करके उसे मोबाइल से जुड़वा दे, ताकि अपने जमाबंदी को लॉक होने से बचा सके। आपको बता दूं कि सीईओ द्वारा निर्मित किए गए आदेश में कहा गया है कि जो भी जमीन मालिक अपने ज़मीन की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक कर लेंगे तथा उसे मोबाइल नंबर से जोड़ लेंगे तो उसका ज़मीन की जमाबंदी की अद्यतन जानकारी मोबाइल नंबर पर ही दे दी जाएगी। या सरकार द्वारा निर्धारित लागत की बढ़ोतरी की जानकारी समेत जमाबंदी के बदलाव की भी जानकारी मोबाइल नंबर पर ही दे दी जाएगी। जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जमीन मालिक को अपने स्थानीय राजस्व कर्मचारी से मिलकर के उन्हें जमीन का रसीद, आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर देना होगा। इसके बाद राजस्व कर्मचारी द्वारा जमीन की जमाबंदी को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया की जाएगी। ऑनलाइन करने के बाद जमीन मालिक को आधार कार्ड से लिंक होने की जानकारी 10 दिनों के अंदर ही मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। जानकारों का कहना है कि अब जमीन के मामले में धोखाधड़ी करना काफी मुश्किल होगा। जब बिहार सरकार ने इसको लेकर के बड़ा कदम उठाया है, भूमि विवाद पर अंकुश लगाने के लिए अंचल कार्यालय ने विशेष अभियान शुरू किया है। जमीन की जमाबंदी को आधार से लिंक कराए जाने के बाद इसे कोई भी व्यक्ति फर्जी रजिस्ट्री नहीं करा सकेगा। जमाबंदी के लिए मोबाइल नंबर भी अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार की राजनीति और फिर लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी कोर कमेटी की बैठक रविवार को हुई। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के चुनाव में उम्मीदवार के सवाल पर कहा कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी वह जीत हासिल करके ही रहेगा। आगे सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने जनता के मैंडेट का अपमान करके बिहार को अराजकता के माहौल में डाला है। या नीतीश कुमार को फिर से बीजेपी में मिलने पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है। यह 14 तारीख के बाद नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव कर सकते हैं। इस सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि इस विषय पर जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बीजेपी के बंद हो चुके हैं। वहीं 13 तारीख को बेतिया में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के उन्होंने कहा कि अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। एक तरफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन के घटक दल बिहार के सीटों को लेकर के मंथन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व भी लोकसभा चुनाव को लेकर के काफी एक्टिव है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में सभी मोर्चे को प्रभारियों में बड़ा बदलाव करते हुए कहा कि नए प्रभारियों की नियुक्ति की थी। इन नवनियुक्त मोर्चा प्रभारियों ने शनिवार को दिल्ली में सभी मोर्चे के अध्यक्षों की बैठक करके अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर के चर्चा की है। इसके अलावा बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी और फिर पार्टी के जनाधार बढ़ाने के उपाय पर भी चर्चा हुई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।